पुलिस ने मेरे लिए बहुत कमजोर जाल बनाया था, या फिर उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि मैं सलमा पर शक भी कर सकता हूँ। कुछ देर के लिए तो मैं भी कायल हो गया था, मगर सलमा से पहली गलती तो ये हुई कि वो बिला झिझक मुझसे बातचीत करने लगी। वो भूल गई थी कि इससे पहले मैंने कमरे के बग्ड होने का शुबा जाहिर किया था। उसे थोड़ा मोहतात होना चाहिए था। फिर रही सही कसर उसने अपने बाप का नाम बताकर पूरी कर दी। वो खुद भूल गई थी कि उसने अपने बाप का नाम क्या लिखा था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि पैगाम रसानी के बहाने मेरे साथियों के पते जान ले। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और अपने जहन में मंसूबा तरतीब देने लगा। उस दिन शाम को वार्ड बॉय मुझे व्हीलचेयर पर बिठा कर ले गया तो मैंने फरार होने के इम्कानात का जायजा लिया। वहां से फरार होना ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर फरार होने के लिए पैरों की जरूरत थी और मैं इस काबिल नहीं था। पुलिस भी शायद इसी वजह से मुतमईन थी, वरना मुझे इतनी रियायत न दी जाती। दूसरे दिन सलमा आई तो मैंने सोचा कि उसे हुमायूं मिर्जा के पास भेज दूं, मगर फिर खुद ही इस ख्याल को झटक दिया। सलमा मुझसे पहले ही सोचती कि हुमायूं मिर्जा को तो मेरी गिरफ्तारी का इल्म है, फिर वो अब तक मेरी मदद को क्यों नहीं आया। उस दिन भी मैंने उसे टाल दिया। अब मैं खुद को चाको चौबंद महसूस कर रहा था। मेरे पैरों में तकलीफ भी नहीं थी। मैंने बेड पर लेटे पैरों की एक्सरसाइज की और एक मर्तबा खड़े होने का इरादा किया। व्हीलचेयर बेड के नजदीक ही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे मजीद नजदीक किया, फिर खिसक कर व्हीलचेयर पर बैठ गया। इस मर्तबा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं अगर पैरों पर खड़ा होने में नाकाम रहता तो जमीन पर गिरने की बजाय दोबारा व्हीलचेयर पर बैठ जाता। मैंने व्हीलचेयर के हत्थे पकड़कर एहतियात से दोनों पैर जमीन पर रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता उन पर अपने जिस्म का बोझ डालने लगा। फिर मैं बेड की पुश्त और व्हीलचेयर का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई। टांगें कांपने लगी और मैं धम से दोबारा व्हीलचेयर पर बैठ गया। इस कोशिश में सर्दी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। मेरे जख्म इतने मामूली नहीं थे जितने डॉक्टर अजय ने जाहिर किए थे। अपनी बेबसी और बेचारगी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझ जैसा सीमाब सिफत आदमी गुज़श्ता 1 महीने से माजूरों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। मुझे उस लम्हे एहसान पर भी गुस्सा आया। उसे तो मालूम हो गया होगा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। इस बात का तो खान साहब को भी इल्म होगा। उन लोगों ने भी मेरी खबर न ली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खामखा उन पर गुस्सा कर रहा हूँ। मेरा उनसे वास्ता ही क्या था। ये तो खान साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे इतने दिन तक पनाह दी थी। मेरे लिए जान की दास की मुखालिफत मोल ली। वो बेचारे अपने ही किसी मसले में उलझे हुए होंगे। रात को सलमा की बजाय कोई दूसरी नर्स आ गई। उसने पहले मेरा चार्ट देखा, फिर कैप्सूल्स खिलाने के बाद बोली, आपको इंजेक्शन भी दिया जाएगा, मगर मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, यह तो ऐसा ही है कि कोई ड्राइवर ये कहे कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। फिर मैंने संभल कर कहा, बीबी, जब ये काम तुम्हारे बस का नहीं है तो करती क्यों हो। वो हंसकर बोली, मजबूरन करना पड़ता है। जरूरत तो इंसान से न जाने क्या कुछ करवा लेती है। मैंने कहा, ऐसी भी क्या जरूरत है कि मरीजों से दुश्मनी निकाली जाए। तुम पढ़ी लिखी हो, रवानी से इंग्लिश बोल सकती हो, तुम्हें तो कहीं भी मुलाजमत मिल जाएगी। वो चहक कर बोली, वाकई। फिर बदले हुए लहजे में बोली, अपने मशवरे अपने पास ही रखो। यहाँ पड़े पड़े तुम्हारे जहन को भी जंग लग गया है और शायद तुम्हारी नजर भी कमजोर हो गई है। मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो ग्लोरिया थी। मैंने गौर से उसे देखा। उसने सिर्फ बालों के स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली की थी और सलमा की तरह चश्मा लगा लिया था। वो साफ पहचानी जा रही थी कि वो ग्लोरिया है, मगर शायद मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि मैं उसे पहचान नहीं रहा था। मैंने मुंह बनाकर कहा, तुम अब तक कहाँ मरी हुई थी? अब फुर्सत मिली है तुम्हें। वो बोली, ये बातें बाद में होती रहेंगी, फिलहाल तो तुम्हें यहाँ से निकालना है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरा। ग्लोरिया ने संजीदगी से कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक गोली तुम्हारे सर में तो नहीं लगी। मैंने भी जारहाना अंदाज में कहा, तुम क्या चाहती थी, कोई गोली मेरे सर में भी लगती? ग्लोरिया ने संजीदगी से कहा, ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारी अक्ल खप्त क्यों हो गई है। मुझे मालूम था कि तुम कम से कम 2 महीने यहाँ जरूर रहोगे। मैं तुम्हें जख्मी हालत में यहाँ से निकालती तो तुम्हारा इलाज कैसे होता। यहाँ कम से कम तुम्हारा इलाज तो हो गया ना। मेरे पास एक लम्हे की रिपोर्ट है। तुम्हारे कई ऑपरेशन हुए हैं। सबसे ज्यादा मोहलक तुम्हारे पैरों के जख्म थे। फ्रैक्चर तो था ही, 2 गोलियां भी जिस्म में पेवस्त थी। खासे तवील ऑपरेशन के बाद वो दोनों गोलियां निकाली गई हैं। ये बातें तुम्हें किसी डॉक्टर या नर्स ने नहीं बताई होंगी। ग्लोरिया हंसकर बोली, बहरहाल मैंने फिर यही फैसला किया कि तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओ तो यहाँ से निकाला जाएगा। तैमूर की राय भी यही थी। मैंने चौंक कर कहा, तो क्या तैमूर भी तुम्हारे साथ है? इस इत्तला पर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। ग्लोरिया ने कहा, असल में पहले तैमूर ही यहाँ आया था। मेरा प्रोग्राम तो बाद में बना। कराची के मामलात मैंने सज्जाद के सुपुर्द कर दिए हैं।
मैंने जल्दी से कहा, कौन सज्जाद? मेरे साथियों में इस नाम का कोई आदमी नहीं था। वो बोली, तफसीली गुफ्तगू के लिए बहुत वक्त है, अभी यहाँ से तो निकलो। मैंने कहा, बाहर पुलिस गार्ड मौजूद है। तो फिर मैं? ग्लोरिया हंसकर बोली, वो दोनों अपनी जान से बेजार हैं, तुम उन्हें गार्ड कह रहे हो? फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मैं किसी बहाने से उन दोनों पुलिस वालों को अंदर बुलाती हूँ, उनसे निपटने के बाद तुम्हें स्ट्रेचर पर यहाँ से निकाल लेंगे। तैमूर ने पहले ही एक एम्बुलेंस पर कब्जा कर लिया है। मेरा इशारा मिलते ही वो एम्बुलेंस को इस वार्ड के सामने ले आएगा। मैंने पूछा, मगर तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? वो बोली, जिस नर्स की यहाँ ड्यूटी थी उसे मैं बेहोश करके डालाई हूँ। बस अब तैयार हो जाओ, मैं पुलिस वालों को बुलाती हूँ। ये कहकर ग्लोरिया दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर मुझे उसकी तेज आवाज सुनाई दी, जल्दी आओ, कामरान पागल हो गया है। उसने मेरी गर्दन दबोच ली थी। फौरन ही भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी और दोनों काहिलुल वजूद पुलिस वाले घबराए हुए अंदर आ गए। ग्लोरिया दरवाजे के पास रुक गई। वो दोनों बंदूकें ताने हुए मेरी तरफ बढ़े। उनमें एक पीछे था। ग्लोरिया ने पुश्त से उसकी गर्दन पर जोरदार ज़रब लगाई। उसकी हलक से आह की आवाज निकली और वो आगे पीछे झूलने लगा। उसकी आवाज सुनते ही दूसरा कांस्टेबल भड़क कर पलटा, मगर ग्लोरिया पहले से तैयार थी। उसने झपट कर कांस्टेबल की राइफल पकड़ी और उसे जोरदार झटका दिया। कांस्टेबल लड़खड़ा कर आगे की तरफ झुका। ग्लोरिया ने घूमकर उसकी कनपटी पर एक किक रसीद की। उसे खुद पर इतना एतमाद था कि उसने ये देखने की जहमत भी गवारा नहीं की कि वो दोनों होश में हैं या बेहोश हो चुके हैं। दूसरे कांस्टेबल को किक रसीद करते हुए वो झपट कर कमरे से बाहर निकल गई। चंद लम्हों के बाद वो एक स्ट्रेचर समेत कमरे में दाखिल हुई। दोनों कांस्टेबल आड़े तिरछे फर्श पर पड़े थे। मुझे शुबा था कि उनमें से एक मर चुका है। ग्लोरिया ने मुझे स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और सर से पांव तक मुझ पर चादर डाल दी। फिर वो स्ट्रेचर लेकर फुर्ती से बाहर निकल गई। मैंने चादर का कोना थोड़ा सा उठाकर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। ग्लोरिया का रुख ऑपरेशन थिएटर की तरफ था, ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मरीज को ओटी में ले जाया जा रहा है। कुछ आगे जाकर वो अचानक बाईं तरफ के कॉरिडोर में मुड़ गई। उसी वक्त मुझे वो एम्बुलेंस दिखाई दी जो सुस्त रफ्तारी से कॉरिडोर की तरफ आ रही थी। तैमूर ने बहुत फुर्ती का मुजाहरा किया था। ग्लोरिया के इशारे पर पहले ही वो एम्बुलेंस लेकर आ गया था। ग्लोरिया ने लपक कर एम्बुलेंस का अकबी दरवाजा खोला, फिर उस स्ट्रेचर का ऊपरी हिस्सा एम्बुलेंस में धकेल दिया। उसके साथ ही वो खुद भी एम्बुलेंस में सवार हो गई। अस्पताल की हुदूद से बाहर निकलने के बाद ग्लोरिया ने खुशी में जोरदार कहकहा लगाया, मगर उसका कहकहा हलक में घुट कर रह गया। एक सीट से कोई उछल कर बाहर निकला था और उसने ग्लोरिया की कनपटी पर रिवॉल्वर रख दिया था। हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी ये खूबसूरत खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी। वो गुर्रा कर रवां इंग्लिश में बोला, मगर लबो लहजे से वो मकामी ही लग रहा था। उसने दूसरा हुक्म दिया, अपने हाथ सर पर रखो। ग्लोरिया इब्तिदाई धक्के से संभल कर बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? उसने तमस्खुर आमेज लहजे में कहा, इतनी भोली मत बनो मैडम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं जानती होती तो तुमसे कभी न पूछती। ये गन हटाओ। एक कमजोर औरत और माजूर मर्द से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? वो बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी कमजोर हो। रहा सवाल इस माजूर मर्द का, तो ये बेचारा तो वाकई माजूर है। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, अब अपनी जबान बंद रखना, बाद में तुमसे तफसीली बातचीत होगी। तैमूर के धोखे में हम न जाने किन लोगों के चुंगल में फंस गए थे। ग्लोरिया झल्ला कर बोली, मगर तुम हो कौन? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट इस बात को बहुत ऊपर तक ले जाएगी। रिवॉल्वर बरदार गुर्राया, खामोश रहो। फिर एम्बुलेंस में खामोशी छा गई। वो मेरे हाथों की पहुंच से बहुत दूर था, वरना अब तक मैं उसकी गर्दन नाप चुका होता, क्योंकि वो मेरी तरफ से बिल्कुल गाफिल था। शायद वो मुझे बिल्कुल ही माजूर समझ रहा था। गाड़ी तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही, फिर उसकी रफ्तार खासी कम हो गई। मैं समझा कि अब रुकने वाली है, मगर ड्राइवर ने उसे दाईं तरफ मोड़ कर कच्चे रास्ते पर डाल दिया और गाड़ी को बुरी तरह झटके लगने लगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने के बाद वो हमवार रास्ते पर चलने लगी, मगर वो भी पुख्ता सड़क नहीं थी, कच्चा ही रास्ता था। फिर शायद मुझे ऊँग आ गई, क्योंकि मेरी नींद तो उस वक्त टूटी जब एम्बुलेंस धचके से रुकी। एम्बुलेंस के रुकते ही उसका अकबी दरवाजा खुला। रिवॉल्वर बरदार ने ग्लोरिया को नीचे उतरने का हुक्म दिया। नीचे उतरते ही 2 आदमियों ने उसे घेर लिया। ग्लोरिया के हाथ अब भी सर पर रखे थे। मुमकिन है उसके लिबास में कोई हथियार या बम वगैरह पोशीदा हो। मेरी तरह शायद ये ख्याल उस रिवॉल्वर वाले के जहन में भी आया था जो वैन में हमारे साथ बैठा हुआ था। उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि इस लड़की की तलाशी लो। उनमें से एक ने इस महारत से ग्लोरिया की तलाशी ली कि उसे कुछ भी करने का मौका न मिल सका, वरना मेरा ख्याल था कि ग्लोरिया इस मौके पर जरूर कुछ न कुछ करेगी। ग्लोरिया के पास से .22 का छोटा सा एक पिस्टल बरामद हुआ।
मुझे हैरत भी हुई कि ग्लोरिया महज एक खिलौना पिस्टल लेकर मुझे वहां से निकालने पहुंच गई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि असल असलहा तैमूर के पास एम्बुलेंस में होगा। मेरे कमरे के बाहर तो सिर्फ 2 मरियल से पुलिस वाले थे जिनसे ग्लोरिया खाली हाथ भी निमट सकती थी। ग्लोरिया से एक गलती ये भी हुई कि उसने बेहोश होने वाले पुलिस वालों की राइफलें वहीं छोड़ दी। अगर वो उनमें से एक राइफल भी मेरे साथ स्ट्रेचर पर रख देती तो मैं आसानी से सूरत हाल पर काबू पा लेता। हमें लाने वाले ने नीचे खड़े हुए दोनों आदमियों से पूछा, यहाँ और कौन है? उनमें से एक ने कहा, इस वक्त तो यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। वो बोला, ठीक है, इन्हें अंदर ले चलो, मगर इस लड़की से होशियार रहना, बहुत खतरनाक है ये। उनमें से एक ने मजे का खेज लहजे में कहा, ये खतरनाक है? मैंने गौर से उसका जायजा लिया। वो गठे हुए जिस्म और दरमियाने कद का आदमी था। ग्लोरिया उसके सामने बज़ाहिर गुड़िया ही नजर आ रही थी, इसलिए वो इतनी हिक़ारत से उसे देख रहा था। रिवॉल्वर वाले ने उसे झिड़क दिया, बोला, ज्यादा हीरो मत बनो और उसे भी उतारो। मेरी तरफ इशारा करते हुए उसने दूसरे आदमी से कहा। दूसरा आदमी तमस्खर से बोला, ये क्या किसी की डेड बॉडी है? रिवॉल्वर वाले ने कहा, हाँ, इस वक्त तो इसे डेड ही समझो। ये कामरान है जो पुलिस मुकाबले में बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो हकला कर बोला, ये कामरान है? क्या ये बेहोश है? रिवॉल्वर वाले ने कहा, मेरे ख्याल में इसे कोई ट्रैंकुलाइजर दी गई है, इसलिए सो रहा है। मैं फौरन सोता बन गया। फिर स्ट्रेचर उतारा गया और वो लोग मुझे लेकर रवाना हो गए। मेरे चेहरे से चादर सरक गई थी, इसलिए मैं आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। मैंने एक आंख जरा सी खोल कर देखा। वो लोग मुझे लिए हुए एक बड़े से बेडरूम में दाखिल हुए। फिर उन्होंने मुझे बहुत एहतियात से बेड पर लेटा दिया। रिवॉल्वर वाले ने कहा, इसकी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है, लड़की को बांध दो। उन दोनों ने फौरन ग्लोरिया को जकड़ दिया। मेरा ख्याल था कि ग्लोरिया इस मौके पर बचाव की कोई कोशिश करेगी, मगर वो दोनों बहुत मोहतात थे। कमरे में बेड के अलावा एक सोफा सेट, 2 आराम कुर्सियां और बड़ी सी एक अलमारी भी थी। उन लोगों ने बांध कर ग्लोरिया को सोफे पर डाल दिया और सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। शायद उन्हीं दोनों में से कोई एम्बुलेंस ड्राइव कर रहा था, क्योंकि मुझे उन दोनों के अलावा कोई और आदमी नजर नहीं आया। रिवॉल्वर वाला उन दोनों से मुखातिब हुआ, रोजी कहाँ है? उनमें से एक ने कहा, वो तो आज ही दिल्ली गई है। रिवॉल्वर वाले के चेहरे पर झुंझुलाहट के आसार जाहिर हुए। फिर उसने अलमारी खोलकर विस्की की बोतल निकाली और मेज पर रखा हुआ ग्लास उठाकर आधा विस्की से भर लिया। फिर वो पानी मिलाए बगैर ही पीने लगा। उसने अपने एक आदमी को मुखातिब किया, टोनी, तुम एम्बुलेंस लेकर जाओ, उसे छोड़कर मेरी गाड़ी ले आओ। उनमें से जो निस्बतन दराज कद था उसने जवाब दिया, ओके। वो दूसरे आदमी से मुखातिब हुआ, डीके, तुम बाहर गेट पर जाओ, अभी बॉस के आने में 1 घंटा है, उस वक्त तक मैं इन लोगों से पूछगिछ करता हूँ। इस दौरान में वो 2 दफा विस्की ग्लास में निकाल कर चढ़ा चुका था। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कराह कर आंखें खोल दी। ज्यादा देर बेहोश बने रहने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने नहीफ आवाज में कहा, पानी। रिवॉल्वर वाले ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मकरूह अंदाज में बोला, पानी तो नहीं है, चलो उसके बदले विस्की पिलवाए देता हूँ। वो बोतल लेकर मेरे नजदीक आया और मेरा मुंह खोल कर बोतल मेरे मुंह में ठूंस दी। बेड पर लिटाते हुए उन लोगों ने चादर अच्छी तरह मेरे जिस्म के गिर्द लपेट दी थी। मेरे दोनों हाथ चादर में फंसे हुए थे। उस वक्त उस पर काबू पाने का अच्छा मौका था, मगर जब तक मैं हाथ चादर से बाहर निकालता वो चौकन्ना हो जाता। मैं उस पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मेरे हाथ सेहतमंद और मजबूत हैं, वरना फिर धोखे से भी मेरे नजदीक ना था। मैंने सर झटक कर मज़ाहमत की कोशिश की, मगर उसने एक हाथ से मेरे बाल पकड़ लिए और बोतल मेरे हलक में उलट दी। इसी कोशिश में विस्की के 2-3 बड़े घूंट मेरे हलक से उतर गए। मुझे ऐसा लगा जैसे हलक से लेकर मैदे में आग भर गई हो। कुछ विस्की मेरे चेहरे और तकिए पर भी बह गई। मैं उस वक्त बुरी तरह झुंझला गया और शायद इस बात की परवाह ही न करता कि हाथ बाहर निकालने से वो चौकन्ना हो जाएगा, मगर वो कमबख्त मेरे सरहाने खड़ा था। उसने बोतल हटाई तो मैं भिन्ना कर बोला, इस वक्त मेरे हाथ पैर नाकारा हैं तो तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, ये कहाँ की मर्दानगी है? वो हंसकर बोला, मर्दानगी तो तुम अभी देखोगे, मगर पहले काम की बात हो जाए। फिर वो संजीदा हो गया, बोला, वो माइक्रो फिल्म कहाँ है? मैंने हैरत से पूछा, कौन सी माइक्रो फिल्म? उसने गुर्रा कर कहा, अभी जाता जाएगी कौन सी माइक्रो फिल्म। उसने मेरे जिस्म पर पड़ी हुई चादर खींच ली। मैंने उस वक्त मरीजों वाला लिबास पहन रखा था और दोनों टांगें प्लास्टर से जकड़ी हुई थी। बज़ाहिर मेरी हालत काबिल रहम थी। अस्पताल के कपड़ों में तो यूं भी अच्छा भला आदमी मरीज लगता है। वो चीख कर बोला, बताओ कहाँ है वो माइक्रो फिल्म? मैंने कहा, मैं तुम्हारी जबान से पहली दफा किसी माइक्रो फिल्म के बारे में सुन रहा हूँ। वो गुस्से में धाड़ा, देखो कामरान, तुम पहले ही अध मरे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। वो माइक्रो फिल्म मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी महबूबा दोनों को छोड़ दूंगा।
मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हें जो कुछ कहना था कह चुके, अब मेरी भी सुन लो। मुझे नहीं मालूम कि तुम किस माइक्रोफिल्म की बात कर रहे हो और वो मुझ तक कैसे पहुंची है। उसने अचानक मेरा गिरबान पकड़कर मुझे उठाया और इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं लुढ़क कर बेड से नीचे जा गिरा। दर्द की एक जबरदस्त लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो दांत पीस कर बोला, तू ऐसे नहीं बताएगा। वो अलमारी की तरफ बढ़ गया और उसमें से एक उस्तरा निकाल लिया। फिर वो सफाक लहजे में बोला, अगर तूने अब भी जबान न खोली तो मैं तेरी महबूबा का चेहरा बिगाड़ दूंगा। पहले उसके दोनों कान काटूंगा, फिर नाक काट कर फेंक दूंगा। उसके बाद भी तूने जबान न खोली तो इस उस्तरे से उसके जिस्म की खाल उतारूंगा। बोल, कहाँ है वो माइक्रोफिल्म? मैंने कहा, तुम अगर उसके साथ साथ यही सलूक मेरे साथ भी करो तब भी तुम्हें कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं बताऊं क्या? मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखों में वहशियाना सी चमक उभरी और वो उस्तरा खोल कर ग्लोरिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैंने आज तक किसी खूबसूरत लड़की के कान नहीं काटे, आज ये तजुर्बा भी सही। मुझे उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई दी कि मैं लरस कर रह गया। उसके लहजे से लग रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर अमल भी करेगा। बेड से गिरने के बायस मेरी टांगों में अभी तक शदीद तकलीफ हो रही थी, मगर ये वक्त चोटें सहलाने का नहीं था। वो ग्लोरिया की तरफ बढ़ा तो मैंने करवट बदली और अचानक अपने जिस्म का बोझ दोनों हाथों पर डाल कर खड़ा हो गया। फिर मैं हाथों के बल तेजी से ग्लोरिया की तरफ दौड़ा और अचानक पुश्त से रिवॉल्वर वाले की गर्दन दोनों पैरों से पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। वो उलट कर गिरा तो मारे तकलीफ के मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके साथ ही मैं भी धप से कारपेट पर जा गिरा। उसने उस तरह से मेरे पैर पर वार किया, अगर मेरे पैर पर प्लास्टर की तह न होती तो शायद मेरे पैर का गोश्त ही उड़ जाता। मैंने नताइज की परवाह किए बगैर लेटे ही लेटे उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। वो उलट कर पीछे गिरा, मगर मुझे इतनी शदीद तकलीफ हुई कि एक मर्तबा फिर मेरी चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म मफलूज हो गया हो। मैं कई मिनट तक यूं ही बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। उस वक्त अगर वो मुझे ज़िबाह भी कर देता तो मैं उसका कुछ न बिगाड़ सकता था। मैं फर्श पर इस जाविये से पड़ा था कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और आंखों के आगे रंग बिरंगे दायरे नाच रहे थे। कहीं दूर से ग्लोरिया की आवाज मेरे कानों में आ रही थी, होश में आओ कामरान, खुदा के लिए होश में आओ, वरना कभी होश में नहीं आ सकोगे। उठो कामरान, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। बस जरा सी हिम्मत और कर लो कामरान। मैंने इंतहाई कोशिश के बाद आंखें खोली तो मुझे इर्द गिर्द का माहौल धुंधला सा नजर आया। हर चीज यूं थिरक रही थी कि जैसे पानी में उसका अक्स नजर आ रहा हो। शदीद सर्दी के बावजूद पसीना पानी की तरह मेरे जिस्म से बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पड़े पड़े सदियां बीत गई हूं। अपनी बची कुची कुव्वत मुज्तमा करके मैं बमुश्किल तमाम उठ बैठा। ग्लोरिया ने खुश होकर कहा, बकअप कामरान, यू आर ग्रेट कामरान। ऐसे बुज़दिल लोगों के हाथों मरना तुम्हारी तौहीन है। मैं उसे कैसे बताता कि जिसे वो ग्रेट समझ रही है वो खुद किसी भी लम्हे ढेर हो सकता है। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैंने घूम कर पहले ग्लोरिया को देखा, फिर अपने हरीफ को देखा। वो फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था। मैंने जरा ठहर कर 2-4 लंबे लंबे सांस लिए और आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली और उसका गला दबाने लगा। उसके हलक से खरखराहट की आवाजें बुलंद हुई। फिर वो बुरी तरह तड़पा और साकित हो गया। उसकी आंखें हलकों से बाहर निकल आई थीं और जबान लंबी होकर बाहर लटक रही थी। मैं उसे छोड़कर पीछे खिसक गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने किसी झुलसते हुए सहरा को नंगे पांव उबूर किया हो। मेरी रही सही कुव्वत भी अब जवाब देती जा रही थी। उसके बावजूद जहन के किसी गोशे में ये एहसास भी मौजूद था कि अभी मेरा काम अधूरा है, अभी ग्लोरिया को आजाद करवाना है। मैंने हरीफ का गिरा हुआ उस्तरा उठाया और अपाहिजों की तरह ग्लोरिया की तरफ बढ़ा। उसी उस तरह से मैंने उसकी रस्सियां काट दी। ग्लोरिया के आजाद होते ही मुझे जोर का चक्कर आया और मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। आखिरी एहसास ये था कि ग्लोरिया लपक कर हरीफ की तरफ जा रही थी। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया।